Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 4, Block 3, MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम ये यूनिट ख़त्म करने वाले हैं. सो आपका थर्ड ब्लॉक भी कंप्लीट हो जाएगा. इसमें अगर हम देखें तो हमने प्रीवियस पार्ट में साइकोथेरेपी इंटीग्रेशन के बारे में बात किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे हम डिफरेंट थेरेपीज़ को कंबाइन करते हैं क्लाइंट की पर्सनालिटी को देखते हुए. अब हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या वेज है जिस तरह से हम इनको कंबाइन कर सकते हैं. जो थेरेपिस्ट और प्रैक्टिशनर्स है ना, उन्होंने कोशिश की है वैसे कि बहुत सारी थेरेपीज़ को हम कंबाइन करें, इंटीग्रेट करें और अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अप्लाई करें जैसी भी उसकी नीड है. बहुत सारे वेज है जिससे हम कर सकते हैं. जैसे इन्होंने कुछ नेम्स भी दिए हैं जिस तरह से किया जा सकता है, जैसे टेक्निकल एक्लेक्टिसिज्म, थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन, एसिमिलेटिव इंटीग्रेशन, कॉमन फैक्टर्स, मल्टी थ्योरेटिकल साइकोथेरेपी, हेल्पिंग स्किल्स इंटीग्रेशन. ये जो नेम दिए हैं ना, इन्हीं के बारे में हम डिटेल करने वाले हैं. सबसे फर्स्ट जो आता है वो है एक्लेक्टिसिज्म. एक्लेक्टिसिज्म जो है ये एक अप्रोच है जो बहुत सारी थ्योरीज से इंफॉर्मेशन गेन करती है कि किस तरह से वो थ्योरीज हम यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट के ऊपर. बट इसमें है ना, इसको एक रीज़न से क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, क्योंकि हम इसको यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन क्रिटिसिज्म भी इसको मिला है. एक्लेक्टिसिज्म में अगर हम शॉर्ट में बोलें कि क्या करते हैं, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ना डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में, उनको हम यूज़ कर लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए. और जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था फर्स्ट पार्ट में सैलड का, कि आप डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज से टेक्निक्स उठाते हो और वो क्लाइंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, और अगर आपको लगता है कि वो यूज़ करने से क्लाइंट को हेल्प नहीं हुआ, तो जो सेक्शन से हेल्प नहीं हुआ उसको हम निकाल देते हैं एंड और दूसरी थ्योरी से कोई और टेक्निक उठा के उसमें कंबाइन कर लेते हैं. ये इस तरह की होती है. और इस एक्लेक्टिसिज्म में बिलीफ ये रहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लाइंट को एग्जामिन करें अच्छे से, और बहुत सारे थ्योरेटिकल जो पर्सपेक्टिव है ना उसके बेसिस पे उसको एग्जामिन करें ना. इन्होंने हमें एक डिफ्रेंसिएशन भी बताया जो हमने पहले भी किया था. इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियसली मैंने रेसिपीज़ के बारे में बात की थी जो आपकी बुक में भी दिया था, कि एक्लेक्टिसिज्म वैसे ही है जैसे आप सैलड डिफरेंट डिफरेंट तरह से चीज़ें मिला के सैलड बनाते हो, एंड जो आपको पसंद नहीं है आप उसको निकाल के बाहर भी कर सकते हो. लेकिन जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो रॉ मटेरियल है जिनको हम कंबाइन करके कोई नई रेसिपी बना रहे हैं. जब रेसिपी एक बार बन गई तो आप उसको वापस नहीं कर सकते हो. वो दैट इज़ इंटीग्रेशन. इसमें यहाँ पे इन्होंने एक्लेक्टिक थेरेपिस्ट के बारे में बताया है. उनको कोई थ्योरेटिकल बेसिस की ज़रूरत नहीं होती है या स्पेसिफिक कोई टेक्निक उनको यूज़ करते रहना पड़ेगा, ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं होती है एक्लेक्टिक थेरेपिस्ट के पास. वो काउंसलिंग टेक्निक्स चूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो कैसे वर्क करेगी क्लाइंट के ऊपर. एक्लेक्टिक थेरेपिस्ट का आप ये भी देखेंगे कि वो क्लाइंट में अगर पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर काउंसलिंग टेक्निक को लगाने पर, तो वो ये नहीं पता करने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों ठीक हुआ उस टेक्निक को लगाने के लिए. उनको उससे कोई मतलब नहीं है, कि हाउ एंड वाई से कोई मतलब नहीं होता. लेकिन जब इंटीग्रेटिव थेरेपिस्ट की बात करें तो वो ये भी इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि वो जो टेक्निक हमने लगाई है उसने कैसे वर्क किया और क्यों वर्क किया क्लाइंट के ऊपर. ये देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि क्लाइंट ना ठीक नहीं हो रहा लेकिन थेरेपिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए कि हाँ मैं तो देखो इम्प्रूवमेंट शो करता हूँ. एक परफॉर्मेंस वाली चीज़ होती है ना, अंदर की परफॉर्मेंस देना ही देना है नो मैटर वॉट. तो वो अगर किस क्लाइंट में है तो वो चाहे थेरेपी से ठीक हो या ना हो रहा हो, वो थेरेपिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए बोल देगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ. एंड कुछ क्लाइंट ऐसे भी होंगे जिनको वाकई हेल्प हो रही होगी. तो इसीलिए इंटीग्रेटिव थेरेपिस्ट जो होते हैं वो ये भी इंक्वायर करते हैं हाउ एंड वाई वाला चीज़, जबकि एक्लेक्टिक वाले नहीं करते हैं. इंटीग्रेटिव एंड एक्लेक्टिक थेरेपिस्ट में डिफरेंस आपको अगर पता चलेगा तो बस यही पता चलेगा कि किस एक्सटेंट तक वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं एंड वो थेरेपी चेंज को किस तरह से देखते हैं. उस प्रिंसिपल को ज़्यादातर एक्लेक्टिक जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना वो सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब जो भी किसी थेरेपी का एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है. जबकि इंटीग्रेशनिस्ट के बारे में बात करो तो वो ज़रूर हाउ एंड वाई के ऊपर वर्क करते हैं. नाउ थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन. थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन
सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन सोफेस्टिकेटेड भी है। जितने भी साइकोथेरेपी इंटीग्रेशन हमने पढ़े हैं 3 टाइप्स के, उनमें से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सोफेस्टिकेटेड होता है। इसमें अगर आप देखेंगे, सो हम जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको सबको इकट्ठा करते हैं एंड देन एक अलग अप्रोच क्रिएट कर देते हैं। तो इसका गोल यही होता है कि हम सिर्फ थेरेपी टेक्निक ही नहीं, हम थ्योरीज़ को भी इन्वॉल्व करें, जो हमने थ्योरीज़ पढ़ी है। सो इस थ्योरी के जो भी प्रोपोनेंट्स हैं ना, उनका मेन वो यही ऑफ़र करते हैं कि हम थ्योरी को है ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँ, और प्रैक्टिस में भी हम उसको इम्प्लीमेंट करें एंड थ्योरी को वैसे भी न्यू पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करें। सो इसमें दोनों चीज़ें लग रही हैं, हम थ्योरी को भी ले रहे हैं एंड रियल प्रैक्टिस में भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो इस लेवल पे हम इसको करते हैं, इसीलिए इसका नाम है थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि हम थ्योरीज़ को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसमें फिर हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स जो हैं उनको यूज़ करेंगे, उनकी फंक्शनिंग को देखेंगे, जैसे कि पर्सनालिटी फंक्शनिंग, साइकोपैथोलॉजी, साइकोलॉजिकल चेंज। ये तीनों मॉडल जो हैं, इन तीनों से हम सिंथेसाइज करते हैं एक, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन थ्योरीज़ को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं। एसिमिलेटिव इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें एक सिस्टम को हम चूज़ करते हैं एंड उसमें फिर दूसरी दूसरी जो टेक्निक्स हैं दूसरे मॉडल्स की, उनको उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई इसका नाम है एसिमिलेटिव इंटीग्रेशन। सो इसमें एक तो आपकी मेन हो जाएगी, और उसमें फिर बाकी हम दूसरी टेक्निक्स जो दूसरे सिस्टम्स हैं उसमें से निकाल के इसमें मिला देंगे। सो इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं। तो प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं एसिमिलेटिव इंटीग्रेशन के, उनके उनके बारे में बताया कि उन्होंने और भी इसमें जो थेरेपीज़ निकाली हैं इसी को यूज़ करते हुए, जैसे कि एसिमिलेटिव साइकोडायनामिक थेरेपी, फिर उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल एसिमिलेटिव थेरेपी, है ना, इसमें कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी कंबाइन हो गई। देन इंटरपर्सनल एंड कॉग्निटिव एसिमिलेटिव थेरेपी, इस तरह से। तो एक तो मेन है और उसमें दूसरी ऐड कर दी, इस तरह से होता है। सो जो इंटीग्रेशन जो भी करेंगे हम, इनको जब कंबाइन करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रैक्टिस लेवल पे वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू थ्योरी के लेवल पे, जबकि इसमें ऊपर वाले में जो थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन था उसमें थ्योरी को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, और इस वाले में एसिमिलेटिव वाले में मेन प्रैक्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है रादर थ्योरी। नाउ कॉमन फैक्टर अप्रोच में हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो सारी थ्योरीज़ में हमें मिल रहे हैं। तो जीरोम फ्रैंक, कार्ल रॉजर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इसके लिए। तो रॉजर्स की जो कोर कंडीशंस थी उसका फिर एक और नेम कर दिया गया जिसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक अलायंस। कोर कंडीशंस क्या थी रॉजर्स की? हम एम्पैथेटिक होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। तो ये थेरेप्यूटिक अलायंस जो और रेपो सेट करना चाहिए क्लाइंट के साथ। तो ये वाले जो मेन कंडीशंस थी रॉजर्स की, उन सबको कंबाइन करके एक टर्म दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक अलायंस। सो सारी की सारी थेरेपीज़ में ये थेरेप्यूटिक अलायंस होना तो बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी मॉडल यूज़ कर लो, कोई भी मॉडल यूज़ करो, थेरेप्यूटिक अलायंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू डू। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो थेरेप्यूटिक अलायंस सारी काउंसलिंग थेरेपी में होता है। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर अप्रोच के बारे में अब बताया है कि कोर इंग्रेडिएंट्स जो सारी थेरेपी में होते हैं ना वो सेम होते हैं। तो गोल जो होता है वो हमारा यही होता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है ना वो एफिकेशियस हो, यानी कि एफिशिएंट हो, उस क्लाइंट के लिए सही हो, वो क्लाइंट उससे रिकवर हो जाए। सो यूनिक फैक्टर्स को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमने कॉमन फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। यूनिक फैक्टर मतलब एक मॉडल में एक ऐसी अलग से हाईलाइटिंग चीज़ होती है जिससे वो मॉडल आइडेंटिफाइड होता है। जैसे कि बिहेवियर थेरेपी में बिहेवियर चेंज का काम होता है, कॉग्निटिव में हम थॉट्स पे काम करते हैं, है ना, नाम से पता चलता है, दैट इज़ यूनिक फैक्टर। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो सारी मॉडल्स में अप्लाई होता है, जैसे कि जिसे थेरेपेटिक अलायंस का नाम दिया गया है। सो इन्होंने बताया है, कोई ऐसे स्टैंडर्ड लिस्ट तो नहीं है, लेकिन जो इन्होंने फाइंड आउट की है उसमें ये लिस्ट है जो थेरेपेटिक अलायंस में ज़रूरी होती है। पहला, थेरेपेटिक अलायंस इस्टेब्लिश करना। ये सारी स्टेप्स जो दिए हैं ये ज़रूर होने चाहिए हर एक मॉडल में, आप कोई भी मॉडल यूज़ करो। तो पहला तो थेरेपेटिक अलायंस ही होना चाहिए पेशेंट एंड थेरेपिस्ट के बीच में। फिर एक्सपोज करना पेशेंट को कि पहले कौन सी डिफ़िकल्टीज़ उसको आ रही थी, एंड जो भी आ रही थी उसको रियलिटी में या फिर इमेजिन करके महसूस करवाना
कि क्या ऐसी चीज़ें थी उस टाइम पे, एंड अब कैसे वो उस पे वर्क कर सकता है। तो न्यू करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस जब आप उसको करवाओगे कि पहले तुम उस चीज़ को कैसे देखते थे और अब जब थेरेपी हो रही है तो अब तुम इसको किस तरह से देखते हो, जब वो रियलाइज़ करेगा कि यहाँ पे उसके इरेशनल थॉट थे या उसका बिहेवियर में कुछ फॉल्ट था, तो वो उस पर वर्क करने लगेगा। तो पेशेंट को नया तरीके से एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का। एंड देन नेक्स्ट आप क्या करवाते हैं हर एक थेरेपी में कि जो थेरेपिस्ट की एक्सपेक्टेशन है, पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है ना कि उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आए। तो वो तो हर एक थेरेपी, जो कोई भी थेरेपी दो, वो आता ही आपके पास इसीलिए ही है कि ट्रीटमेंट से उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। देन थेरेपिस्ट की जो क्वालिटीज़ है ना, अटेंशन, एम्पैथी एंड पॉजिटिव रिगार्ड, ये भी बहुत ज़रूरी होती है कि आप कैसे कर रहे हो, उसके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हो पेशेंट के साथ, वही अलाउ करेगा कि अगली बार आपके पास पेशेंट आने वाला है कि नहीं आने वाला है। देन थेरेपिस्ट का जो प्रोविज़न है पेशेंट का कि उसका वो क्या रीज़न फॉर द प्रॉब्लम क्या था, उसका क्यों, उसको प्रॉब्लम जो थी उसका रीज़न क्या था, एंड कैसे उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ये जो ऊपर हमारे ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हीं को इन्होंने डिटेल में बताया है। हाउएवर मैंने थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दिया, मैं थोड़ा और कर देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट जो पॉइंट दिया था यहाँ पे कि इस्टेब्लिश करना है थेरेपेटिक अलायंस, उसके बारे में बोला है कि अगर थेरेपेटिक अलायंस नहीं बनेगा, मतलब रेपो सेट नहीं होगी, तो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसको कोई फ़ायदा होने वाला है आपसे। फिर एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट टू द प्रायर डिफिकल्टीज, ये सेकंड पॉइंट था ऊपर, उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि या तो आप पेशेंट को रियल लाइफ में वही सेम चीज़ एक्सपीरियंस कराएं, सो दैट उससे डायरेक्टली पूछें कि अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सोर्स ऑफ डिफिकल्टी क्या है, या फिर आप उसको वर्बली भी करवा सकते हैं या इमेजिन भी करवा सकते हैं उस सिचुएशन को, एंड देन पेशेंट को एक्सप्रेस करने दें कि क्या मुश्किलें आ रही थी, किस तरीके से वो मुश्किलों को नोटिस कर रहा था उस सिचुएशन में, एंड फिर उसको री एक्सपीरियंस कराएंगे एक्सपोज करने के बाद कि अब बताओ, अगर तुम थॉट चेंज करो, न्यू करेक्टिव वे को आप इम्प्लीमेंट करो, तो वो कैसा, अब उस सिचुएशन को वो कैसा देखता है इतने दिनों बाद, इस तरह से। एंड देन न्यू करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस, मतलब उसको अब उसी सेम सिचुएशन को दूसरे तरीके से री एक्सपीरियंस करवाते हैं पॉजिटिव वे में, सो दैट वो प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए मास्टर हो जाए, वो एक्सपर्ट हो जाए कि अब आगे से अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो वो कैसे हैंडल करेगा। एंड देन थेरेपिस्ट एंड पेशेंट दोनों को होपफुल होना चाहिए, फेथ तो होना ही चाहिए क्लाइंट को, तभी वो आगे करेगा इस पे वर्क। सो होप एंड एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं चेंज की, वो थेरेपिस्ट भी रखता है एंड क्लाइंट भी रखता है। अगर दोनों में से किसी एक में नहीं होंगी तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट सही नहीं चलेगा। नेक्स्ट पार्ट था एसेंशियल क्वालिटीज़ जो होती हैं, वो थेरेपिस्ट की वो होती है कि आपको एक्टिव लिसनर होना होगा। ये नहीं कि आप अपना मोबाइल देख रहे हैं और पेशेंट बोला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो उसकी प्रॉब्लम है ढंग से सुने, एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रिगार्ड देना बहुत ज़रूरी है, इज्जत से पेश आए, यानी अगर आपको कुछ डिसअपॉइंटिंग भी लग रहा है तो भी बहुत रिस्पेक्टफुली उसको कन्फ्रंट करें। सो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड देन फाइनली जो पेशेंट है उसको आप फिर रीजंस देंगे कि प्रॉब्लम्स क्यों थी उसकी लाइफ में, क्या हो रहा था उसकी लाइफ में और वो ऐसा क्यों था। तो जब उसको रीजंस मिल जाएगा तो उसमें चेंज आएगा, उसकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा, और थेरेपिस्ट जो होगा उसको बहुत सारे रीजंस दे के उसकी प्रॉब्लम को हैंडल करना वो सीख जाएगा, और एक उसके पास एक्यूरेट रीज़न भी होगा कि क्यों वो चीज़ें इनसफिशिएंट थी और अब कैसे सफिशिएंट वो कर सकता है। सो इस तरह से हम करते हैं। मल्टी थेरेटिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम कोई 2 या 3 थेरेपीज़ को मिला के कोई नई थेरेपी सिंथेसाइज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो गोल जो होता है मल्टी थेरेटिकल अप्रोच का, वो यही है कि हम एक फ्रेमवर्क बना देते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। 2 या 3 थेरेपीज़ को यूज़ करके एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, उसी को हम फिर फॉलो करते हैं। लेकिन हम कोई नई थेरेपी सिंथेसाइज़ नहीं कर लेते। सो मतलब आप डिसाइड कर लेते हो कि ये 2-3 थेरेपी को ही मैं यूज़ करने वाले हूँ। तो इस तरह का ये मल्टी थेरेटिकल अप्रोच होता है। इसी में ही 2 सब कैटेगरीज़ हैं जिसको बारे में डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है। 2 एग्जांपल है मल्टी थेरेटिकल फ्रेमवर्क के, ट्रांस थेरेटिकल अप्रोच जो प्लॉशका एंड डी क्लेमेंटे ने दी थी, एंड दूसरी ब्रूक्स हैरिस की मल्टी थेरेटिकल थेरेपी है। तो ये जो इसकी सब कैटेगरीज है ना, उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो ट्रांस थेरेटिकल मॉडल के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड मॉडल है, और ये जो मॉडल है ना, ये बिहेवियरल चेंज पे बेस्ड मॉडल है। इसका जो बेसिस है वो ये है कि हम एक ऐसा इफेक्टिव इंटरवेंशन तैयार करें जो हेल्दी बिहेवियर चेंज करे, मतलब एक इंसान बेटर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाए। तो इसके की कंस्ट्रक्ट्स जो इसमें बताए हैं,
जो हम डिफरेंट अदर काउंसलिंग थेरेपी थ्योरीज से हम इसमें इंटीग्रेट करते हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी हम आगे समझेंगे, और क्या क्या फेजेस होते हैं इसके वो भी हम समझेंगे। तो ये जो मॉडल है, कैसे क्लाइंट अपने प्रॉब्लम बिहेवियर को चेंज कर सकता है या पॉजिटिव बिहेवियर को डेवलप कर सकता है, ये उस पर बेस है। आपको बस ये याद रखना है कि बिहेवियर चेंज के ऊपर होती है ये। और सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं ना इस मॉडल के, वो स्टेजेस में होते हैं। जैसे कि इसमें स्टेजेस 5 दिए हैं, 6th भी होता है, टर्मिनेशन भी होता है, जो आगे डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। तो पहला तो प्री कंटेम्पलेशन स्टेज होता है। प्री कंटेम्पलेशन जो स्टेज होता है, इसमें जो पेशेंट है आपके पास आएगा, ये इसकी कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो आगे कुछ चेंज देखेगा, उस नॉट इंटेंडेड टू टेक एक्शन। तो वो कोई एक्शन लेने की इंटेंशन से नहीं आएगा कि वो आगे 6 महीने में कोई उसको चेंज आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो आया है आपके पास। देन कंटेम्पलेशन स्टेज होती है, जहाँ पे उसकी इंटेंशन बन जाती है कि अगले 6 महीने में वो चेंज लाना चाहता है। देन प्रिपरेशन स्टेज, जहाँ पे वो अब एक्शन लेने के लिए इमीडिएट फ्यूचर में तैयार है और नेक्स्ट मंथ तक वो कुछ ना कुछ एक्शन ले लेगा। फिर एक्शन स्टेज होता है, जहाँ पे वो उसके स्पेसिफिक ओवर्ट मॉडिफिकेशंस होते हैं, मतलब उसके बिहेवियर में चेंज आता है, लाइफस्टाइल में चेंज आता है, एंड ये विदिन 6 मंथ्स में वो अच्छे से ले आता है। फिर मेंटेनेंस स्टेज होती है, जहाँ पे वो रिलैप्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है कि आगे दोबारा नहीं आए चीज़ें, प्रॉब्लम फिर से ना हो। और ये 6 मंथ से लेकर 5 years तक चलता है। एंड लास्ट जो स्टेज होती है वो टर्मिनेशन स्टेज होती है, जिसमें हम ये क्लाइंट ये एक्सपेक्ट करता है कि ज़ीरो टेम्पटेशन है, मतलब 100% सेल्फ एफिकेसी आ गई है, अब ये कभी भी आएगा नहीं आपके पास। वो कॉन्फिडेंट है कि अब वो कोई अनहेल्दी प्रैक्टिस में नहीं जाएगा एज अ कोपिंग स्टाइल। सो ट्रांस थेरेटिकल मॉडल जो होता है, ये 10 प्रोसेसेस ऑफ चेंज को प्रपोज करता है। इसमें कोवर्ट एंड ओवर्ट एक्टिविटीज़ जो है लोगों में, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में देखने के लिए मिलती है। जो फर्स्ट 5 प्रोसेसेस हैं वो एक्सपीरियंशियल प्रोसेसेस होते हैं चेंज के, एंड लास्ट 5 होते हैं वो बिहेवियरल प्रोसेसेस होते हैं। सो पहले फर्स्ट 5 में हम उसको रियलाइज़ कराते हैं कहाँ पे क्या फॉल्टी था, कैसा क्या करता था, और क्या मतलब सब कुछ वर्बली हो रहा होता है। एंड देन नेक्स्ट 5 जो होते हैं उसमें बिहेवियर में चेंजेस हम लाने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपीरियंशियल प्रोसेसेस में कॉन्शियस राइजिंग एंड सोशल लिबरेशन का एक्सपीरियंस होता है उसको। एंड देन बिहेवियरल प्रोसेसेस में हम क्या करते हैं, काउंटर कंडीशनिंग करते हैं टू लिबरेशन, सेल्फ लिबरेशन का। तो पहले सोशल लिबरेशन था, फिर सेल्फ लिबरेशन होता है। सो पहले वो ये समझेगा कि उसमें क्या गड़बड़ थी, समझने की कोशिश करेगा। देन सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है वो सब समझेगा। जब उसको सब अपनी और सब समाज की सबकी अवेयरनेस हो जाएगी फर्स्ट 5 प्रोसेसेस में, तो नेक्स्ट 5 में वो बिहेवियरल चेंजेस लाएगा, अपने में लाएगा, काउंटर किस तरह से लोगों से बिहेव करना है वो सारी चीज़ें सीखेगा। सो इसमें कोई एजम्पशन नहीं होता, इसमें क्लाइंट रेडी होता है अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। ये जो मॉडल होता है, इसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स जब आते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं टेक्निकली। अगर आप कोई और मॉडल भी यूज़ करोगे ना, तो भी उसमें आप देखोगे कि पर्सन ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में है। कोई इम्प्लीमेंट कर रहा होता है बिहेवियर चेंज, कोई बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होता तो उसको प्रिपेयर कराना होता है। कई ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जो वर्क करना चाहते हैं, तो फिर उसके हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आइडेंटिफाई करेंगे किस स्टेज में वो है। ये जो 5 स्टेजेस बताइए ना, 5 6 ये वाली, तो आपको देखना पड़ेगा वो कौन से स्टेज पे है। एंड देन उसके बाद फिर आप अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन लगाएंगे अपने क्लाइंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। तो ट्रांस थेरेटिकल मॉडल जो है ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ साइकोथेरेपी को यूज़ करता है जब भी वो, एंड उनको यूज़ करता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री अपनी थेरेपी के साथ साथ। तो डिफरेंट थ्योरीज को हम यूज़ कर सकते हैं स्टेजेस के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज ब्रूक्स हैरिस मल्टी थेरेटिकल मॉडल। तो ब्रूक्स हैरिस ये जो इन्होंने 2008 में दी थी, और इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे हम अलग अलग साइकोथेरेपीज़ को इकट्ठा करके ला सकते हैं, एंड हम अपने पेशेंट के थॉट्स, एक्शंस और फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, और किस तरह से वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरह से वो दूसरों के बारे में सोचता है और एक्शन करता है दूसरों पे, और किस तरह से फील करता है, एंड किस तरह से ये सारी चीज़ें उसके बायोलॉजिकल, इंटरपर्सनल, सिस्टेमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को की वजह से इन्फ्लुएंस्ड है। सो ये सारी चीज़ों को हम इसमें कंसीडर करते हैं। सो
इस थेरेपी में आप देखोगे कि हम इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस जैसे कॉग्निटिव, बिहेवियरल, एक्सपीरियंशियल, बायो साइकोसोशल, साइकोडायनामिक, सिस्टेमिक एंड मल्टीकल्चरल, ये 7 को इंटीग्रेट करते हैं। मतलब इन 2-3 को इकट्ठा ले लेंगे या इन सबको इकट्ठा ले लेंगे डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्लाइंट किस तरह का है। तो इसका जो फ्रेमवर्क है वो यही एम्फेसाइज करता है कि थेरेपिस्ट जो है वो एट व्हाट पॉइंट थेरेपिस्ट शुड कंसीडर दीज एलिमेंट्स, मतलब किस पॉइंट पे कौन सी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। फिर इन्होंने मल्टी थेरेटिकल साइकोथेरेपी के है ना डिफरेंट डिफरेंट ये जो ऊपर लिस्ट बनाई है इनको ही छोटा मोटा समझाया हुआ है। जैसे कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, फंक्शनल थॉट्स को देखते हैं। बिहेवियरल स्किल्स में हम एनकरेज करते हैं इफेक्टिव क्लाइंट एक्शन सो दैट वो अपने बिहेवियर को नोटिस कर सकें और उसमें चेंज ला सके। एक्सपीरियंशियल इंटरवेंशन में हम एडेप्टिव फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। बायो साइकोसोशल स्ट्रेटेजी में हम बायोलॉजी एंड एडेप्टिव हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। साइकोडायनामिक में हम ये देखते हैं कि वो किस इंटरपर्सनल पैटर्न उसका कैसा है और उसका अनडिस्टॉर्टेड परसेप्शंस को प्रमोट करते हैं। देन सिस्टेमिक में हम क्या करते हैं, कैसे सोशल सिस्टम्स एंड सपोर्टिव एडेप्टिव पर्सनल नरेटिव्स उसके हैं वो कैसे उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट इंटरवेंशंस को यूज़ करते हैं, मतलब उसका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है, किस तरह से उसने अपने आप के नरेटिव तैयार किया हुआ है, उस पर हम वर्क करते हैं सिस्टेमिक में। मल्टीकल्चरल में हम ये देखते हैं उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताते हैं और कैसे ये उसको इश्यूज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ब्रूक हैरिस में के ने 5 प्रिंसिपल के बारे में बताया था जिसको हम फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है इंटेंशनल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इंटेंशनल इंटीग्रेशन, ये इंटेंशनल चॉइसेस पे बेस्ड होता है। सो इसमें जो थेरेपिस्ट है वो गाइड करता है कि उसका फोकस कहाँ है, वो उसका और उसी के हिसाब से अपनी इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज भी अप्लाई करता है। मतलब वो किस तरह से सोचता है, वो अपनी लाइफ की इंटेंशंस किस तरह से रखता है। मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेशन इज़ दी सेकंड प्रिंसिपल। इसमें हम क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मल्टीपल डायमेंशंस में वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है। मल्टीपल डायमेंशंस मतलब उसके पर्सनल रिलेशनशिप, उसकी सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप, उसके बच्चों के साथ रिश्ते। तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में अपने वर्क प्लेस पे किस तरह से उस पे हम वर्क करते हैं। देन मल्टीपल थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन, इसमें हम थेरेपिस्ट क्या करता है, वो बहुत सारी थ्योरीज को यूज़ करता है, अंडरस्टैंड करता है एंड देन क्लाइंट के ऊपर लगाता है, उसको गाइड भी करता है इंटरवेंशन से। फोर्थ है स्ट्रेटेजी बेस्ड इंटीग्रेशन। जो स्ट्रेटेजी बेस्ड इंटीग्रेशन है इसमें वो कंबाइन करता है थेरेपिस्ट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज से कि कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क कर जाएगी। देन फिफ्थ इज रिलेशनल इंटीग्रेशन। रिलेशनल इंटीग्रेशन में ये जो 4 प्रिंसिपल्स ऊपर है ना, वो किस तरह से इफेक्टिवली हम थेरेपेटिक रिलेशनशिप में एनेक्ट कर सकते हैं उसका काम होता है। तो ब्रूक्स हैरिस मॉडल जो है ये एक बहुत अच्छा प्लान है जो थेरेपिस्ट हमेशा फॉलो कर सकते हैं मल्टी थेरेटिकल अप्रोच को अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो। सो इसमें जो स्ट्रेटजीज़ है वो हमें ऑलरेडी बताई गई है और इन्होंने एक एग्जांपल भी बताया है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ जो होती है ये एनकरेज करती है कि फंक्शनल थॉट कौन से होते हैं, रैशनल थॉट का क्या मतलब है। देन वो प्रमोट करते हैं हेल्दी एडेप्टेशन अपने एनवायरनमेंट में कैसे करना चाहिए। सो जो इनका जो कैटलॉग है ना उसमें 15 की कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ भी बताई गई है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में, कि 15 की कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी है, जिसमें कुछ इन्होंने बताया है जैसे कि कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में आइडेंटिफाइंग थॉट्स, आप पहले अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करो क्या ये रैशनल है कि इरेशनल है, फिर क्लैरिफाई करना कि उन थॉट्स का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, फिर चैलेंज करना इरेशनल थॉट्स को, एंड देन साइको एडुकेशन प्रोवाइड करना, देन बिब्लियोथेरेपी भी उनको उसका भी सपोर्ट देना। देन ये सारे जो बिहेवियरल थेरेपी का भी इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि बिहेवियरल थेरेपी में भी हमें देखना पड़ता है कि कैसे हम इस प्रैक्टिस में जा सकते हैं। तो की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, जब बिहेवियरल थेरेपी की बात करते हैं हम होमवर्क को असाइन करते हैं, फिर कंस्ट्रक्टिंग है हायरार्की, पूरा किस तरह से पूरा बिहेवियर चलता है, वो उसने क्या किया, फिर उसके उस तरह के बिहेवियर से क्या हुआ, ये वाली चीज़ें, तो उसको हायरार्कियल वे में हम एक्सप्लेन करते हैं। देन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड रिहर्सल, फिर उनको ये बताते हैं कि अगर हम इस स्टेप पे ये एक्शन चेंज कर दें तो कैसे चेंज आएगा, फिर उसको रिहर्सल करवाते हैं, फिर उसको पता लगवाते हैं कि क्या बेस लाइन है, क्या कहाँ पे फॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसको री इन्फोर्समेंट शेड्यूल कर देते हैं, इस तरह से करते हैं।
नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज हेल्पिंग स्किल्स अप्रोच टू इंटीग्रेशन। ये क्लारा हिल ने दिया था। ये 3 स्टेजेस में बताई गई है और डिफरेंट थेरेपी स्कूल से इसको उठाया गया है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो एक्सप्लोरेशन होती है, जिसमें रॉजर्स का जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हमने पढ़ा है उसी स्कूल से इसमें उठाया गया है थेरेपी। और इसमें हम काउंसलिंग स्किल्स को यूज़ करते हैं, उसको अटेंड करते हैं अपने क्लाइंट को, उसको सुनते हैं ध्यान से, एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द फीलिंग्स, ये करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज तो एक्सप्लोरेशन हो गया। सेकंड स्टेज इज इनसाइट। ये साइको एनालिटिक थ्योरी पे बेस्ड है। इसमें हम ट्रांसफरेंस को चेक करते हैं कि किस चीज़ों पे पेशेंट ज़्यादा जोर दे रहा है, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं कि वो किस तरह से हैंडल कर रहा है अपने सिचुएशन को। थर्ड स्टेज इज़ एक्शन स्टेज, जहाँ पे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक को यूज़ करते हैं एंड देन डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करके उसको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से उसको अपना थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है और कैसे एक्शंस पे वर्क करना है। Now, next topic is evidence based therapy and integrative practice. Evidence based therapy जिसे EBP भी कहते हैं, ये बेसिकली होता क्या है इसको मैं पहले समझा दूँ। जैसे बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं एंड बहुत सारी रिसर्चेज का मेन कंसेप्ट यही होता है कि कुछ नया निकल के आए। सो हमारी जितनी भी रिसर्चेज होती है ना, उसमें ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में कौन सी टेक्निक या अप्रोच वर्क करती है। तो हमारे पास एविडेंस आ जाता है। सपोज रिसर्चेस में कुछ मिला कि इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में ये पर्टिकुलर थेरेपी वर्क करती है। सपोज डिप्रेशन में सीबीटी वर्क करता है। सो अगर बहुत सारी रिसर्चेस ये प्रूव कर देती हैं तो हमारे पास एक एविडेंस आ गया। तो वो जो एविडेंस है, इसीलिए इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्चेज हुई हैं उनसे हम लर्न करते हैं कि कौन से क्लाइंट के ऊपर कौन सी थेरेपी वर्क करेगी, एंड फिर हम क्लाइंट के कल्चर एंड उसके ट्रीटमेंट इश्यूज को देखते हुए हम उन थेरेपीज़ को अप्लाई करते हैं। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी ये बताया था कि पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक, कल्चर और प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन एवर यू आर यूजिंग एनी टेक्निक, एंड रिसर्च से आपको पता लगाना चाहिए कि कौन सी थेरेपी वर्क करेगी। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यही एम्फेसाइज करता है कि एक्सपेरिमेंटल कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ट्रीटमेंट एफिकेशियस है उस पर्टिकुलर के चीज़ के पर्टिकुलर डिसऑर्डर के ऊपर। एंड इसमें जब रिसर्च होती है ना, तो एक हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप मतलब जिसको हमने ट्रीट नहीं किया, और एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसपे हमने वो थेरेपी अप्लाई की है, और फिर हम कंपेयर करते हैं और दोनों ग्रुप्स में सेम इशू के वाले पेशेंट होते हैं। सो उससे हमें पता चल जाता है। तो इसमें आर्ग्यूमेंट जो है इसके फेवर में वो कौन कौन से है वो हम देख लेंगे। नंबर 1, क्लाइंट का पूरा राइट होता है सही ट्रीटमेंट लेने के लिए, और ऐसा ट्रीटमेंट लेने के लिए जो उसके लिए इफ़ेक्टिव है। सेकंड, केयर बहुत ज़रूरी होती है। काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रीटमेंट जो चूज़ करता है वो उस पेशेंट के लिए सही हो। तो काउंसलर जो है उसको कंसल्ट करना चाहिए रिसर्च स्टडीज़ इससे क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है उसकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो कौन सा है, वो जो आप अप्रोच लगाने वाले हो वो एफिकेशियस है उस डिसऑर्डर पे या नहीं है, वो काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले थेरेपिस्ट को ये पता लगा लेना चाहिए रिसर्चेस पढ़ के कि वो कौन सी साइकोथेरेपी अप्लाई करेगा। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बताया है कोक्रेन कोलैबोरेशन, जिसे को हेरने ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इन्होंने बहुत सारे जो रीसेंट रिव्यूज़ है वो बताए हैं, और ये बहुत रिलायबल वेबसाइट है। आप यहाँ से पढ़ के पता लगा सकते हो कौन से इलनेस पे कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आप जब अपना इंटर्नशिप भी करोगे तो आप इन वेबसाइट से देख सकते हो। guideline.gov, ये भी अमेरिका की एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जहाँ पे आप ये देख सकते हो। एंड देन APA, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, यहाँ से भी आप देख सकते हो। नाउ फ्यूचर हम देख लें, जो इंटीग्रेशन की टेक्निक हमने की हैं, पढ़ी हैं, उनमें से कौन सी अब आगे जो टेक्निक्स हैं जो इंटीग्रेशन में हम यूज़ करेंगे वो कौन सी हैं जो पॉपुलर होने वाली हैं आगे के 10 सालों में, और ऐसी कौन सी है जो डिक्रीज़ हो जाएंगी। सो थ्योरेटिकल स्कूल्स जो हैं जो इंक्रीज़ होने वाले हैं वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सेकंड है कल्चर सेंसिटिव मल्टी कल्चरल काउंसलिंग, थर्ड है बैक्स कॉग्निटिव थेरेपी, फोर्थ है इंटरपर्सनल थेरेपी,
next is family systems therapy, next is behavior therapy, next is technical eclecticism, next is solution focus therapy, next is exposure therapies. एंड कौन सी डिक्रीज में जाने वाली है, मतलब अब उनको ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, वो है क्लासिकल साइको एनालिसिस, नेक्स्ट इज implosive therapy, Jungian therapy, transactional analysis, humanistic therapies, Adlerian therapy, ये वाली डाउन में जाने वाली है. और कुछ पोल हुए थे, पोल मतलब जो जैसे पोलिंग से हम सर्वे नहीं करते हैं, सर्वे किया था, तो जब कॉन्सेंसस निकला तो उसमें ये पता चला कि कौन कौन सी साइकोथेरेपी है जो बहुत डायरेक्टिव है, किस तरह की थेरेपी ज़्यादा पॉपुलर होंगी, मतलब उनकी स्टाइल कैसी होगी. तो डायरेक्टिव थेरेपी, साइको एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल, प्रॉब्लम फोकस्ड एंड ब्रीफर, मतलब शॉर्ट जो होती हैं, कम टाइम में हो जाती है, वो 10 सालों में ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है. और कौन कौन सी चीज़ें नहीं चलने वाली है आगे, वो है अनस्ट्रक्चर्ड, हिस्टोरिकली ओरिएंटेड एंड लॉन्ग टर्म अप्रोचेस बिल्कुल कम हो जाएंगी. तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4. आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा और आपको समझ आया होगा क्या है. एंड सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट. मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करती कि आप सेल्फ स्टडी ना करें. ये सिर्फ ओवरव्यू है, फ्रेमवर्क है जो आपको इंटरेस्ट दिलाए पढ़ने में. आपको ये ना लगे कि हम आके कहीं रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. तो ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया था. आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाएगी. So thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe and please share my videos with rest of the students. And do comment आपको कैसे लगते हैं मेरे videos. आप comment करते हैं, मुझे motivation मिलता है. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.